इस वित्त वर्ष के आखिरी हफ्ते में आप सबका स्वागत है। बाजार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए सेंचुरी मारता हुआ एसजेएक्स निफ्टी मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ क्या पूरे हफ्ते भर भले ही छोटा हो लेकिन ऐसा ही मूड माहौल बना रहेगा और इस वित्त वर्ष की समाप्ति कैसे करेंगे, एब्सोल्युटली ये है बेहद इंटरेस्टिंग। आइए स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इवेंटफुल वीकेंड रहा अनिल जी? Yes. अनइवेंटफुल वीकेंड रहा? उतनी खबरें आई या कम खबरें? इवेंटफुल काफी रहा, मतलब जो इवेंट्स होनी थी वो अच्छी रही, जो नहीं होनी थी नहीं हुई वो भी अच्छी रही। लेकिन हाँ, लेकिन भले ही बाजार के मैदान पर एक्शन जितना लोग सोच कर बैठे थे उतना नहीं हुआ, लेकिन खेल के मैदान पर जबरदस्त एक्शन हुआ। सबसे पहले हमारे मुक्केबाजों ने बड़ा कमाल किया है, गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड। अब समझ में आया, मुक्के मारने में हम बहुत जो हमारी पुरानी कला है वो अब हमारे मेडल लाने में काम आती हुई दिखती। जोक्स अपार्ट, बट हमारे जो चारों गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको बहुत बहुत बधाई। देश का बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीकेंड पूरी तरह से दीप महिलाओं के नाम पर है जी। और महिलाओं के खेल में जो भागीदारी और वर्चस्व बढ़ रहा है वो वाकई में देखने, जानने और समझने लायक। और हिंदुस्तान में अब वो कल्चर आ रहा है जो महिलाओं को स्पोर्ट्स के प्रति बड़ा प्रेरित करेगा। आप देखिए किस तरह से 4 स्वर्ण पदक आना कोई मजाक छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ पहला विमेंस प्रीमियर लीग, उसका फाइनल भी हुआ। एक बेहद रोमांचक मुकाबला हम सबको देखने को मिला। और जिस तरह से भरे हुए स्टेडियम और महिला टीम्स को भी चीयर करने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़ी चीज़ें खेल के मैदान पर जो वीकेंड पर हुई है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेगी, हम सबको भी प्रोत्साहित करेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौके उनके लिए बनाने चाहिए। मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छा है, स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कम वीकेंड ऐसा देखने को मिलते हैं जब आपका पूरा फोकस महिलाओं से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर हो। तो मैंने बॉक्सिंग वाले मैचेस भी देखे हैं, WPL का फाइनल भी टीवी पर बैठकर देखा है, बड़ा मजा है। मुंबई इंडियंस फाइनल, यस, यहाँ पर भी चलिए अच्छा है, बट शुरुआत अच्छी रही है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वीकेंड रहा, बढ़िया मजा आया। आज क्या होगा? अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। हाँ, जो कुछ होगा। आइए आज के ट्रिगर्स पहले देख लें और उसके बाद बढ़ते आगे। आज के ट्रिगर्स हैं, अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन बढ़िया तेजी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे। एसजेएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स दोनों कूदते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ। और साथ ही साथ ऑप्शंस में एसटीटी को लेकर जो शुक्रवार को कन्फ्यूजन बना था वो कन्फ्यूजन खत्म ज़रूर हो गया, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि एसटीटी अब बढ़कर आपके लिए आता हुआ नजर आएगा। ऑप्शंस पर 1250 रुपये बढ़ेगा 5000 से 6250 और फ्यूचर्स पर 1000 से 1250 रुपये प्रति करोड़। BEL बड़े ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला जारी है डिफेंस कंपनी के लिए और 4300 करोड़ के 2 बड़े ऑर्डर्स BEL के हाथ लगे हैं इस वीकेंड पर। तो ये भी एक्शन वाला आपके लिए पूरा का पूरा मामला। तो एक्शन तो भरपूर है सर, बहुत सारी चीज़ों पर रखनी है नज़र। ओवर द वीकेंड भी कई सारी चीज़ें हुई, बट एक दो ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, फिर हमारे बाजार पर भी आपकी राय लेनी है। जब हम बंद हो रहे थे फ्राइडे को तो यूएस तो ठीक था, एक थोड़ा चिंता का विषय था, बट जो यूरोप से उस समय चिंता आ रही थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। डॉइच बैंक पर हमने देखा 8.5% ये काउंटर टूटा है, हालांकि इंटर में तो और बड़ी गिरावट थी। बाकी यूरोप के बैंक्स फिसले हैं, उनके जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है उस पर जो यील्ड है वो सडनली स्पाइक हुई। तो संकट टल गया है ये, क्योंकि बाजार ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाया, स्पेशली अमेरिकी बाजार, बट चल क्या रहा है ये? दीप, मार्केट के उछलने की सबसे बड़ी वजह है कि जो वीकेंड पर हमें डर था बाकी ग्लोबल मार्केट्स को था, जिसकी वजह से शुक्रवार को काफ़ी तेज़ी से अमेरिकी बाजार और अमेरिकी फ्यूचर्स, माफ कीजिए बाजार ने अमेरिकी फ्यूचर्स फिसले भी। और दूसरा ये कि जो कुछ भी संकेत यूरोप से भी आते दिख रहे थे वो सारे कमजोरी भरे आते हुए दिख रहे थे। तो वो इसलिए आ रहे थे कि डर ये था कि डॉइच बैंक की इतनी तेज़ गिरावट के बाद, UBS की तेज़ गिरावट के बाद हो सकता है अमेरिका में वीकेंड पर कोई बुरी खबरें आपको सुनने को मिले। और आमतौर पर होता भी यही है। जो भी बैंक का टूटना गिरना निपटना होता है वो वीकेंड पर ही ज़्यादा होता है। उस लिहाज से ये एक्शन आपको आने का डर था। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, पूरा वीकेंड आपका बिना किसी खराब खबर के गुजर गया, ये एक बड़ी चीज़ है। और डॉइच बैंक को लेकर भी लोग मान रहे हैं कि वीकेंड पर थोड़ा लोगों को लगा कि उतनी बड़ी चिंता नहीं है जितना शायद बाजारों का रिएक्शन आया था। तो आई थिंक इसी डर की कमी से अमेरिकी बाजार उछले। इसके अलावा कोई खास बदला नहीं, कोई ऐसे बड़े स्टेटमेंट ऐसे नहीं है जो अमेरिकी बाजारों को खींच डाले। इंटरेस्टिंग चीज़ दीप जो दिख रही है वो ये है कि आप देखिए लगातार अमेरिकी बाजारों में एक ट्रेंड साफ दिख रहा है, बुरी खबरों पर अच्छा प्रदर्शन करना। आप देखिए, आप पिछले हफ्ते देखिए
डाउ 1.25% बढ़ा है और नेस्डेक 0.25%, S&P 1.5%। ठीक है, अब मुझे बताओ पिछले हफ्ते ऐसे देखा जाए तो क्या चीज अच्छी थी? कुछ भी नहीं। करेक्ट, यही चीज अच्छी थी कि कोई बुरी खबर नहीं है। यही चीज अच्छी थी कि अगर कोई बुरी खबर आ रही तो उसको संभालने के लिए अमेरिका का फेड और अमेरिका की सरकार या फिर यूरोप के जो देश या उनके सेंट्रल बैंक है वो तैयार है। मतलब बुरी खबर को आप संभाल लेंगे, उसमें भी मार्केट बढ़ रहा है। इससे नहीं घट रहे कि बुरी खबर आ रही है। तो ये मार्केट का ट्रेंड बन रहा है अमेरिकी बाजारों में। अगर आप देखें तो खराब चीजों पर उल्टा पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। आप देखिए तो हर एक चीज जिसमें अब फॉर एग्जाम्पल फेड चेयरमैन ने कोई अच्छा तो कहा नहीं उनकी मीटिंग के बाद। ठीक है, मीटिंग के बाद ये क्लियर हो गया कि इस साल ब्याज दरें आपकी नहीं घटने वाली। फिर भी अमेरिकी बाजार ऊपर है। पिछले हफ्ते भी ऊपर थे, इस बार फिर ऊपर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक ट्रेंड जो बन रहा है कि बुरी खबर पर आम धारणा के विपरीत अमेरिकी बाजारों को बढ़ने की आदत बनती हुई दिख रही है। और उस बुरी खबर के बीच में अगर हल्की सी भी रिलीफ की बात आ जाए या खराब खबर ना आए तो बाजार उछल पड़ते हैं। तो यही एक ट्रेंड है। इसके अलावा अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। सो कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार ये मानकर चल रहे हैं कि जो चीजें हमें पता है उस पर हम रिएक्शन नहीं देंगे। राइट। तो अगर हमें पता है कि बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमें पता है कि 125 बैंक ऐसे हैं जिनमें से 2, 4, 5 ऐसे हैं कभी भी उड़ सकते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो रिएक्शन नहीं देंगे। यही एक ट्रेंड और ट्रेड अमेरिका में बनता हुआ दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन इस तरह के माहौल में डे हाई पर अमेरिकी बाजारों को बंद होना। 132 पॉइंट की तेजी आपको ज्यादा नहीं दिखेगी थी, लेकिन 450 पॉइंट निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं अमेरिकी बाजार, जो कि छोटी बात नहीं है। अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी, और वो भी तब जबकि पूरे ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल, एक तो ये अमेरिका वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप क्या कर रहा है। हमारा तो चलो हम मान ले कि चलो हमें हमारे मार्केट से उनको फर्क ना भी पड़ता हो, लेकिन बाकी एशिया लहूलुहान था फ्राइडे को। यूरोप की हालत खराब थी, अमेरिका अपनी धुन में चलता है। नीचे खुल के डे हाई पर बंद होना, यही मदर ऑफ ऑल मार्केट्स इसीलिए कहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम कब तक अमेरिका को देखते रहेंगे, डाउ को देखते रहेंगे। अब तो हमारी भी तीसरी महाशक्ति में सब है, मजबूत है, सब कुछ है। एक वक्त वो आएगा हम देखना बंद भी करेंगे, लेकिन जब आएगा तब करेंगे। अभी तो जब तक ऐसा लिंकेज है भाई, अल्टीमेटली या तो आप अपने ईगो में सोचो कि हम नहीं देखेंगे, या फिर पैसे लग जाए। दोनों में से आपको क्या चीज पसंद है वो देखनी है। सो हमारे मार्केट हमारे दम पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारी इकोनॉमी के हिसाब से ट्रेड करेंगे, हमारी कंपनी की कमाई से ट्रेड करेंगे, लेकिन डे टू डे का जो कोरिलेशन है वो ग्लोबल मार्केट का है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये कोई खाली हमारा अकेले का थोड़ी है, पूरी दुनिया का है। जब पूरी दुनिया का है तो हमें अलग थलग होना भी क्यों है? तो इसलिए कई बार लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि इतना अमेरिकी बाजारों को क्यों डिस्कस किया जाता है। क्या करेंगे? आ रहा है इम्पैक्ट तो आ रहा है तो करना पड़ेगा। अगर समझो डाउ 7 दिन बंद हो तो आप डिसाइड क्या करोगे कैसे खुलना है, क्यों खुलना है? एग्जैक्टली करेक्ट। तो इसलिए अभी तक वो डाउ के लिए बाकी दुनिया है नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। हमारे लिए बाकी दुनिया है, फर्क पड़ता है। इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। जिस दिन हम भी उस सिचुएशन में आ जाएंगे, नहीं करेंगे, हमें देख के दूसरे करेंगे। एब्सोल्युटली, वो समय भी आएगा, आपने पहले भी कहा है, बट फिलहाल अमेरिकी बाजार पर फोकस जरूरी है। एक जगह और अनिल जी, जहां से खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं बट रिएक्शन नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते शी जिनपिंग और पुतिन साहब की मीटिंग हुई, शांति प्रस्ताव पर था, एक बार के लिए बाजार में इमीडिएट रिएक्शन भी आया, उसके बाद तो भूल ही गए हैं उस बाजार को। अब सैटरडे को खबर आई कि न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में रखने जा रहा है रशिया। ये मतलब वो एक और धमकाने की नई तरीका है, या ऐसे थोड़ा सीरियसली लेने क्योंकि बाजार ने अभी तक तो इसे इग्नोर किया? हाँ, नहीं, इग्नोर करना सरप्राइजिंग है। मतलब अच्छा। हाँ, मतलब खबर तो खराब ही है, तो अच्छा, और ऑफिशियली आई है, ऐसा भी नहीं कि सुनी सुनाई खबर हो। हाँ। रशिया साफ साफ कह रहा है कि वो बेलारूस में परमाणु हथियार रखेगा। अब पोजिशनिंग और अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर वो पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करें तो उसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात तो कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत अपने समझ में आ रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ब्याज दरें धीमी बढ़ाने की कोशिश होगी, कहीं इस पर ये पानी ना फेर दे। क्योंकि देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो अमेरिका की एक गलतफहमी शुरू से थी कि कोई भी देश हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगा दुनिया में तो हम उनसे सैंक्शंस लगा देंगे, वित्तीय प्रतिबंध लगा देंगे, और प्रतिबंध के चक्कर में घुटने टेक देंगे, खाने पीने को पैसे नहीं होंगे, इकोनॉमी चलाने की हालत खराब हो जाएगी, तो करेंगे क्या? झुक कर आएंगे।
है ना। वो पुराना जमींदार वाला कैसा माइंडसेट होता था ना कि पैसे से दबाओ, करेक्ट, ठीक है। ये अमेरिका की रणनीति पहले से रही है। सेम चीज उन्होंने ये कोशिश की रूस और यूक्रेन के मामले में भी करे, सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। इनको ये नहीं पता था कि सैंक्शन लगाने में जितना नुकसान रूस को नहीं, उससे ज्यादा अमेरिका और बाकी देशों को हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है इस युद्ध के बाद, वही तो सब भारी पड़ रही है। बैंक तो एक भी रूस का डूबा नहीं, चीन का डूबा नहीं, एग्जैक्टली डूबे तो आप ही के हैं, करेक्ट। और महंगाई 10-10% की यूरोप और अमेरिका में पहुंची है, राइट। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है इस पूरे मामले में कि रूस को अगर ये फीलिंग आ रही है कि ये इन्फ्लेशन काबू में ले आएंगे और इनकी इकोनॉमी संभल जाएगी, तो फिर कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि अब ये हमको फाइनेंशियली मारने के चक्कर में ना, हम इनको नहीं, इनको युद्ध के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में दिमाग लगाने दो, है ना। ये अपने में ही बिजी रहे, खुद में बिजी रहेंगे तो रूस की तरफ कम बिजी होंगे। ये भी बात सही ये है। पोजिशनिंग हो सकती है। सी अपने न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ न ये रक्षा और युद्ध के मामलों के, मैं तो लॉजिक और कॉमन सेंस से बात करता हूँ कि रूस कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकले। ये उसकी जीत है। करेक्ट सर। जो घुटनों पर लेके आया है रूस अमेरिका को, नेटो को, यूरोप के देशों को, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से, किसी भी वजह से, यही उसकी जीत है। करेक्ट सर। यूक्रेन को हथियार लेना, थोड़ा बहुत कर लेना, वो तो एक सांकेतिक जीत है, लेकिन बड़ी जीत तो ये है ना, ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है वो पोजिशनिंग है। मार्केट इस पर क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, भगवान जाने। खबर अच्छी तो नहीं, खबर अच्छी नहीं ना, खबर अच्छी नहीं, शायद आ सकता है रिएक्शन आगे, क्योंकि कच्चे तेल पर भी नहीं आया, हल्का सा वो हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब ये है कि खाली तैनात करेंगे, किया नहीं किया, पोजिशनिंग क्या है, तो मार्केट को अपने से ज्यादा समझ है तो नहीं है, तो नहीं है, बट खबर अच्छी नहीं है। खबर का विश्लेषण तो क्लियर है कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा मामला। जहाँ आपने सोचा कि साल भर बाद अब निपटारे की तरफ आएंगे कि चलो सब थक गए, नहीं गए, ये तो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनके एक के बाद एक जो बड़े क्रिटिक्स हैं, उनकी रहस्यमय मौत का सिलसिला चल रहा है। अभी वीकेंड पे भी मैंने पढ़ा, एक वहाँ के कौन सिंगर थे, बड़े मशहूर गायक थे, जिन्होंने उनके अगेंस्ट में गाना लिखा था, युद्ध के अगेंस्ट में, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, वहाँ नेशनल सॉन्ग की तरह पॉपुलर हो गया युद्ध के टाइम। तो थैंक यू हो गया। बिल्कुल सर। ओके, ये है आपके लिए ग्लोबल काफी सारे फैक्टर्स हैं। हमारे बाजारों के लिए पूछना था सर कि हम क्या करेंगे, क्योंकि अच्छी खबर पर हम हल्का रिएक्शन देते हैं, बुरी खबर पर थोड़ा ज्यादा रिएक्शन देते हैं। 17,000 एक दो बार हमने टच किया, नीचे ही बंद हुए थे फ्राइडे को। क्या ये रेंज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक तो खबरें इतनी सारी, एक्शन इतना हो रहा है, दूसरा क्योंकि वित्त वर्ष खत्म होने जा रहा है, आखिरी हफ्ता है, तो थोड़ा एनएवी मैनेजमेंट के लिए भी फंड्स उतार चढ़ाव करते हैं, तो कुछ चांस है? नहीं, रेंज से बाहर निकलने की संभावनाएं कम है, निकल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक डेटा शेयर करना चाहता हूं, और वो डेटा ये कि पिछले 9 दिनों से निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 200 पॉइंट की रेंज में क्लोज हो रहा है। ना आप 16,950 के नीचे बंद हुए, ना 17,150, तो 9 दिन से। और 10 दिन से आप ट्रेडिंग रेंज देखेंगे तो सिर्फ 400 पॉइंट की है, 16,825, 17,225। ये 400 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में 10 दिन निकाल दिए, यानी कि 2 हफ्ते। अब तीसरा हफ्ता आप रेंज से बाहर निकलेंगे, संभावना पूरी है, निकलना चाहिए। दिक्कत एक ही, एक छोटा हफ्ता है, और दूसरा ये कि साल का आखिरी हफ्ता है, तो जनरली ट्रेडिंग एक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए, पिछले 10 दिन से बैंक निफ्टी 39,000 से 40,000 की रेंज में बंद हो रहा है। लोएस्ट क्लोजिंग 39,050 की है, हाईएस्ट क्लोजिंग 39,999 की, यानी 40,000 की, 1000 पॉइंट की रेंज में। और 9 दिन से 8 दिन का लेंगे तो 1300-1200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 9 दिन का लेंगे तो 1600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया। नीचे में 38,600, बेसिकली 38,900 के नीचे नहीं जा रहा है, 40,200 के बाहर नहीं निकल रहा। सो बहुत छोटी टाइट रेंज में 2 हफ्ते निकाल दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। सो मेरे ख्याल से अगर रेंज से बाहर निकलना है, बेस्ट तो ये है कि आप एक्सपायरी के हफ्ते में निकल जाएं, बड़ा मुंह दे दें। लेकिन बड़ा मुंह देने की हमारी अपनी ताकत है नहीं। सो इसलिए रेंज से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इसका जवाब अमेरिका से आएगा, अपने यहाँ से नहीं है फ्रेंकली। लेकिन हाँ, अपनी अगर आप ऐसे पूछेंगे तो ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम है। मार्च के महीने में वैसे भी थोड़ी एक्टिविटी कम होती है। अप्रैल से वापस आपको लगता है, और अप्रैल का भी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सुस्ती भरा रह सकता है, ढेर सारे ट्रेडिंग हॉलीडेज हैं, ये है। लेकिन अप्रैल से मुझे लगता है एक्शन लौटना चाहिए, और अगर इसी हफ्ते हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले हफ्ते आप बाजार को ट्रेंड से बाहर निकलते हुए जरूर देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक एनएवी मैनेजमेंट का सवाल है, अब आजकल थोड़ी सिचुएशन वो पहले जैसी नहीं रही। पहले एनएवी मैनेजमेंट ज्यादा होता था, अब मार्केट लिक्विड बहुत हो गए, फंड्स के पास पैसा बहुत है, और एक फंड लेगा तो दूसरा बेच देगा। और दूसरा ये कि अगर आप एनएवी मैनेजमेंट की कोशिश करें भी
तब भी आपके लिए एफआईज की तरफ सप्लाई बहुत है। सो एनएवी मैनेजमेंट के लिहाज से तेजी की उम्मीद करना वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। सो आई थिंक बाकी ठीक है हम लोग। सो मेरा ये समझना है 16,800 17,200 ब्रॉड रेंज है, इस रेंज को पार करेंगे तो मूड माहौल बनाएंगे। नीचे में 39,000 के नीचे बंद होंगे तो देखेंगे, 40,000 के ऊपर बंद होंगे तो देखेंगे। ये इसी रेंज के हिसाब से अपने चलने दीजिए, कोई दिक्कत जब बाहर निकलेंगे तब देखेंगे, उससे पहले दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बायस ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है, 60-40 पॉजिटिव साइड पर थोड़ा, क्योंकि आप खराब खबरों पे गिर नहीं रहे। और अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो बढ़ने में वक्त नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर अचानक से आपने कोई एक आध बैंक और गिरा दिया तो फिर मुझे दोष मत दीजिए। अच्छा मतलब अभी भी वो डर है, वो डर नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। अब आप मुझे बताओ 3 दिन पहले किसी को लगा था कि डॉइश बैंक 9% घटेगा? नहीं सर, तो किसी ने नहीं सोचा। कैसे आप कह सकते हैं कि ये नहीं होगा? और ये कहना ही नहीं चाहिए। करेक्ट, ये कहना ही नेवर से नेवर। ठीक है, समझ। थोड़ी तो गिनती के 8-10 तो इंग्लिश की वो मुहावरे आते हैं जो काम के मार्केट के हिसाब से, वही याद रखें। ठीक है। सो नेवर से नेवर उसमें एक नेवर से नेवर। अंडरस्टूड। चलिए, तो वो एक डर है क्योंकि उस पर पता नहीं क्या होगा, बट एक चीज इस पर सर्टेनिटी आ गई सर कल। कई बार वो कहते हैं कि राजनीति और कारोबार में कोई भी आपका स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता, परमानेंट दोस्त है। मैं तीसरा मार्केट बोलता हूँ। तीसरा राजनीति, कारोबार और मार्केट में कोई भी परमानेंट अच्छी या परमानेंट बुरी खबर नहीं होती। करेक्ट, समय की बात है, सिचुएशन की बात है। ठीक है, बट एक खबर जो आई थी फ्राइडे को, जब हम बंद हो रहे थे तो उस समय क्लैरिटी नहीं थी, बट उसके बाद क्लैरिटी आ गई। एसटीटी ऑप्शन सेलिंग पर बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जो एक नोटिफिकेशन से दिख रहा था करीब 25% बढ़ा है, 0.05% से बढ़ के 0.0625 हो गया। सो जो क्लरिकल एरर थी, टाइपिंग एरर, जो टाइपो एरर थी, वो बेसिकली आइडिया क्लियर था कि 25% बढ़ाना है। जो उन्होंने फ्यूचर्स में 1000 से 1250 किया प्रति करोड़, 5,000 से 6,250 करोड़ किया। मेंटली तो हम प्रिपेयर हो चुके थे, मालूम था। सरप्राइजिंग एक और चीज है दीप, एक्चुअली यही खबर अगर बजट के दिन हुई होती तो मार्केट का रिएक्शन बहुत शार्प और बहुत नेगेटिव है। बाजार की मैच्योरिटी है या उदासीनता जिसे कह सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारी जो मर्जी करो। रशिया यूक्रेन को लेके कुछ भी खबर आए, बेलारूस में वो परमाणु हथियार कर रहे हैं, बैंक्स को लेके डर हो, एसटीटी बढ़े, लेकिन फिर भी बाजार को रिएक्शन है बहुत सीमित और लिमिटेड देना है। करेक्ट, उससे ज़्यादा एक्शन देने के मूड में है नहीं मार्केट। सो ये इंटरेस्टिंग है। अब इसके साथ साथ एनएससी ने 4% ट्रांजैक्शन चार्ज भी घटाया, और काफ़ी लोगों का ये मानना भी कि चूंकि इधर बढ़ गए एसटीटी, तो एनएससी ने जो पहले ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाए थे वो घटाया। लेकिन वो उसको कंपेयर भी मत कीजिए, 4% पे मत जाइए। पहली चीज़ तो उधर 25% में 1 करोड़ पे 1250 रुपये आपके ऑप्शंस में बढ़े, और 1 करोड़ पर आपके 250 रुपये बढ़े हैं फ्यूचर्स में। और एनएससी ने जो घटाए वो घटाए 1 करोड़ पे 20 रुपये। फिर तो कंपेयर 1250 घटा परसेंटेज में देखोगे, अच्छा 4% कम हो गए, 1250 बढ़ाकर 20 रुपये घटाने में क्या कुछ फर्क नहीं है। हाँ, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हेडलाइन के लिए ठीक है, अच्छा बात करने के लिए ठीक है, बात करने के लिए ठीक है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो सिंपल है, बस कि आपके पैसे बढ़े, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करते हैं, एल्गो ट्रेड करते हैं, बड़े वॉल्यूम्स करते हैं, जॉबर्स है, आर्बिट्राजर्स हैं, उनके लिए दिक्कत तो होगी, 100% होगी। अब तो पास भी हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वो तो पास हो ही चुका है, तो अब उसका कोई इलाज नहीं। ठीक है सर, चलिए, जो हमारे हाथ में नहीं है इसका इम्पैक्ट देखते हैं, बट आज का फिर सेटअप समझते हैं। हफ्ते की शुरुआत है, ट्रंकेटेड वीक है, एक्सपायरी परसों ही होगी क्योंकि थर्सडे को छुट्टी भी है, और इस वित्त वर्ष का आखिरी हफ्ता है। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं इसमें, तो क्या होगा आज? ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, और ट्रेंड नेगेटिव है। किसने, भाई साहब ने मुझे ट्वीट करके पूछा भी था कि जैसे क्रूड एक जमाने में नेगेटिव हो गया, क्या वैसे एफआईज के जो ये लॉन्ग शॉर्ट डेटा है क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? एफआईज के इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशन जो भले 8-10% चल रही है, चाहे तो 10%, 20%, 50%, कुछ भी शॉर्ट भी जा सकती, क्यों नहीं जा सकते? अगर वो अपने पोर्टफोलियो के सामने वो हेज करना चाहें और इंडेक्स बेचना चाहें तो नेट नेगेटिव भी हो सकती है। अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा जवाब दे दूं। आइए आज के लेवल्स बता दूं। निफ्टी पर एक ही सपोर्ट जोन है
16,825, 16,925 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बाई जोन है, जिसको आप जो मानना है वो मान ले। ये रेंज है एकमात्र, इसके नीचे की ना मुझे ज़रूरत लगती है न इसके अलावा दो रेंज देने की ज़रूरत लगी तो आज एक ही दी। ऊपर की तरफ 17,050, 17,100 ये पहली रेंज है, इसको पार करके टिके तो 17,150, 17,225 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, वहाँ पर आए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली सब कुछ करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 39,300, 39,400 पहला सपोर्ट जोन है, जिसके आसपास आप बंद हुए 39,400 पर। इसके ठीक नीचे 39,050, 39,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर शॉर्ट्स भी काटें लॉन्ग भी करें, अगर आए तो आएगा, नहीं आए तो। हायर साइड पर 39,600 से 39,750 ये पहली रेंज है रुकावट की, जहाँ तक बैंक निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगा और वहाँ से और देखेंगे कि ताकत है या नहीं। 39,825 से 40,000 ये रेंज, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली दोनों आपको आती हुई दिख सकती है। ये बैंक निफ्टी के लिए रेंज है। थोड़ी नीचे से आ गई है, हाँ हल्की सी नीचे आ गई। ठीक है सर, लेकिन अभी भी वही 1000 पॉइंट की रेंज वाले में ही फंसा हुआ है बैंक अभी निफ्टी, तो और निफ्टी में भी वही 400 पॉइंट की रेंज के बाहर का नहीं है, सिंपल वही है। एफआईएस की पोजीशन में पीसीआई, एफआईएस की पोजीशन में 13% है, 11% वर्क ठीक है, कोई खास दिक्कत अभी भी लॉन्ग पोजीशन कमी है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग अभी भी आ सकती है। पुट कॉल रेशियो दोनों थोड़े लाइट होकर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। विक्स 5% थोड़ा सा बड़ा है शुक्रवार के सेशन में। ठीक है सर, आइए स्टॉप लॉस दे दूं। इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन के लिए वही इंट्राडे और क्लोजिंग 16,825 है। क्लोजिंग अगर किसी को छोटा लगाना है तो 16,950 का जहां बंद हुए वहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो शुक्रवार को क्लोजिंग मिली है 16,945 की, वो 2 हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग है। 2 हफ्ते की लोएस्ट क्लोजिंग है, तो उस रेंज में नीचे बंद हुए तो आज आपको नेगेटिव बंद नहीं होना, बस इतना ध्यान रखें। अच्छा। नेगेटिव बंद नहीं हुआ, हाँ तो वैसे किसी को थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाना है 16,825 का लगाएं, जिसको छोटा क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना तो जो आज की क्लोजिंग है 16,945 की वही लगाएं। बैंक निफ्टी 39,250 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, जिसको दूर का लगाना है 39,000 भी लगा सकता है, आपकी इच्छा पर है। छोटा लगाना है 39,250, बड़ा लगाना है 39,000। शॉर्ट साइड पर 17,225 ये इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपका 17,150 का है, जो हायर साइड वाला है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे का स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा छोटा दिया है, जानबूझ के बड़ा नहीं दिया, 39,600 ही दिया। वैसे 39,850 निकलता है, जिसको और डीप लगाना 40,000 का, इतने दूर के स्टॉप लॉस रख के मतलब नहीं है। सो 39,600 का ही रखिए, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर आपका दूर का 40,000 के ऊपर जब तक ना बंद हो तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है सर, नई पोजीशंस पे आते हैं। खरीदना है निफ्टी 16,825 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 17,000, 17,045 दो छोटे टारगेट है। 17,065, 17,102 मीडियम टारगेट है। 17,150, 17,200 फाइनल टारगेट। ये 6 टारगेट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। बैंक सॉरी शॉर्ट बेचना है। 17,100 से 17,200 की रेंज बढ़िया है बेचने के लिए। टुकड़ों में बेचे, थोड़ा 100 पे, थोड़ा 150 पे, थोड़ा 200 पे, 3 टुकड़ों में आप बेच सकते हैं। 17,250 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,075 और 17,050 दो छोटे टारगेट है। 17,015 और 16,975 दो मीडियम टारगेट है। 16,950, 16,925 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करेगा। आज मैंने राउंड फिगर के लेवल नहीं निकाल कर एग्जैक्ट निकाले, थोड़ा आपको जरूरत हो तो उस हिसाब से देख सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी में बेचने और खरीदने दोनों की राय। ओके, बैंक निफ्टी खरीदना है। शुक्रवार का लो आपका 39,300 के आसपास का था, उससे 50 पॉइंट नीचे 39,250 के स्टॉप लॉस से खरीदना है आपको। 39,550, 39,600 दो छोटे टारगेट हैं। 39,700, 750 और 39,825 ये 3 मीडियम टारगेट है। 39,900 और 40,000 के बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए बेचने की बात। बेचना है बैंक निफ्टी, बिल्कुल बेचना है। 39,825 से 40,000 अच्छी रेंज है, यहाँ पर बेच सकते हैं 3 टुकड़ों में, 825 पर एक, 900 पर एक, 40,000 पर एक, ऐसे टुकड़ों में बेचिए और ऊपर में 40,200 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 39,700, 625 और 550 3 छोटे टारगेट हैं। 39,500, 425 दो मीडियम टारगेट है। 39,350 और 39,375 और 39,300 ये बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट सर। ओके, सारे लेवल्स आ गए, टारगेट्स आपके सामने। बैन में अपडेट, बायोकॉन जो लग रहा था बैन से बाहर आ गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये दोनों अभी भी बैन में हैं। डेटा सर, थोड़ा फंड्स स्पेशली फ्यूचर्स में बहुत कम एक्शन हमने देखा है। एफएस का कुछ ज्यादा इतना था नहीं कुछ। हाँ, 1720 करोड़ की कैश में बिकवाली, थोड़ी 800 करोड़ की उसमें एक ब्लॉक डील भी थी। फ्यूचर्स में भी 200 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, 388 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं।
लिमिटेड एक्शन है, 2,500 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी। लोकल पिछले कुछ दिनों में लगातार एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में ज्यादा खरीद रहे, ये एक अच्छा संकेत है। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से दीप एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,000 का मेक और ब्रेक। 17,000 के पुट और कॉल दोनों पर लगभग बराबरी का, लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 17,000 के पुट पर 67 लाख शेयर है और कॉल्स में 80 लाख शेयर है। सो 17,000 के ऊपर आपको तेजी 17,000 से गिननी है, 55 पॉइंट बढ़े तब तक आप न्यूट्रल है। 17,000 से एक से गिनेगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसा। तो 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए। ठीक है। ऊपर में 17,100 रुकावट का काम करेगा, लगभग 99 लाख शेयर है, इसीलिए मैंने 17,100 पर ही आपको शॉर्ट करने की राय दे दी। और बहुत एग्रेसिव आप हैं और मूड माहौल देख रहे हैं, डाउ फ्यूचर आपको ज़्यादा दम ना दिखाए, तो फिर आप एक बार चाहें तो 17,100 के 17,050 के आसपास भी सोच सकते हैं कि क्या मैं यह बेचना शुरू करूं। 17,100 तो सेफ है, वहां तो बेच ही देना चाहिए एक बार। 100, 150, 200 तो परफेक्ट है शॉर्ट करने के लिए भी जगह, प्रॉफिट बुक करने के लिए भी। एक ही बार स्टॉप लॉस होगा 250 का, जिस दिन होगा, तब तक राउंड करते रहिए, सिंगल्स लेते रहिए, धड़ाधड़ चलता रहेगा। बैंक निफ्टी 39,500 एक ही लेवल है, मेक और ब्रेक। 24 लाख शेयर पुट में है, 27 लाख शेयर कॉल में है। नीचे कोई खास डेटा है नहीं, ऊपर 40,000 के आसपास रुकावट है। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। ओके, ये है आपके लिए सारे आज के लेवल्स और डेटा, बट आज आपके लिए है एक स्टॉक ऑफ द डे भी। बताएं सर। सन फार्मा आज यहां पर खरीदारी करने की राय है फ्यूचर्स में। 975, 973 के आसपास इसके फ्यूचर्स कल बंद हुए हैं, आई मीन शुक्रवार को। 965 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 985, 995, दो छोटे टारगेट है दिन के लिहाज से। थोड़े से 1-2 दिनों के लिहाज से पोजिशनल ट्रेड करें तो 1010 के टारगेट है। 1-2 खबरें हैं सन फार्मा को लेकर। एक एक्विजिशन उन्होंने किया, विविलिड्स करके कोई कंपनी है, विवाल्डीज। 143 करोड़ में इन्होंने 60% का हिस्सा एक्विजिशन करने की खबर आई है। और एक इनके कुछ 2 मार्च को आईटी सुरक्षा को लेकर भी कुछ कंपनी के एक्शन हुए थे, उसमें भी कंपनी ने अपडेट दिया है कि थोड़े बहुत डेटा चोरी हुए हैं, लेकिन अब उसकी वो पूरी की पूरी एकदम उसके बंदोबस्त कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी आई है क्रेडिट स्विस की तरफ से, यहाँ पर अपग्रेड भी आया है, तो टारगेट्स भी उन्होंने अच्छे दिए हैं सन फार्मा के लिए। आई थिंक उसका भी थोड़ा बहुत असर आज सन फार्मा के शेयर में देखने को मिल सकता है। 950 से टारगेट बढ़ाकर 1150 की है। ये 2-3 चीजें हैं, तो मुझे लगता है आज सन फार्मा का शेयर थोड़ा सुर्खियों में रह सकता है। चलिए, तो सन फार्मा ये एक्शन में रहता है। सन फार्मा मतलब ऑफ ऑल द स्टॉक्स आज फार्मा शेयर थोड़े मुझे ठीक दिख रहे हैं। अच्छा, फार्मा में थोड़ा एक्शन होने के चांस मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ तो दूं, तो फिर मैंने कहा सन फार्मा ही दे देते हैं। चलिए, कुछ नया आपके लिए। हाँ, ये लीड करने की कोशिश। आप देखो औरोबिंदो भी आपको याद है, एक बार हमारे वाईकॉल था, उसके बाद से धीरे धीरे मजबूत होता औरोबिंदो फार्मा भी 500 के आसपास पहुंच गया। फ्राइडे को भी एक्टिव था। चलिए, तो सन फार्मा पर रखी नजर। एक छोटी एक्विजिशन है बट एनिमल हेल्थ केयर में घुस रहे हैं, और साथ ही कुछ और अपडेट्स हैं। क्रेडिट स्विस की तरफ से भी अच्छा टारगेट आया। आइए फिर बाकी जो खबरें हैं आज की, स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम है तैयार। कुशल, वरुण, नुपुर और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं इस समय। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स में आज सबसे पहले आपको वीआरएल लॉजिस्टिक्स इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी का बायबैक बंद होने वाला है। साथ ही 90 दिनों का जो लॉक इन था वो एंड हो रहा है केफिन टेक्नोलॉजीज और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ट्राई ने बैठक बुलाई है स्पैम कॉल्स को लेकर, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से बैठक होने वाली है। कोरोना पर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, शाम 4 बजे इसको लेकर बैठक होगी। एसटीटी मामलों पर वित्त मंत्रालय की सफाई आई है, और यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग पर एसटीटी 25% इन्होंने बढ़ाई है। से अब एसटीटी बढ़ाकर 1 करोड़ का अगर आप सम देखेंगे तो 6,250 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। तो 0.05% से 0.0625% अब नई एसटीटी ऑप्शन सेलिंग पर होगी। और ये टाइपो एरर था, तो इसके जो इनके प्रोसेस ऑफ एरेटा है उसके जरिए यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस एनएससी ने 4% की कमी की है। 1 अप्रैल 2023 से ट्रांजैक्शन चार्जेस ये लागू होते हुए दिखेंगे। 2021 में लास्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो बढ़ाए गए थे, माफ कीजिएगा 2021 में बढ़ाए गए ट्रांजैक्शन चार्जेस को वापस लिया गया था, तो इस वजह से ये फोकस में है। तो यहाँ पर ये सारी खबरें अभी जो इनिशियल सेट ऑफ खबरें हैं मेरी तरफ से वो आपको बताइए। चलिए वरुण के पास चलते हैं कुछ और खबरों के लिए। मॉर्निंग वरुण, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं। मॉर्निंग दीप, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को भारतीय सेना और नेवी से करीब 4,300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। भारतीय सेना के लिए 3,000 करोड़ के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम जो है उसका ऑर्डर है, और नेवी को 1,300 करोड़ के घरेलू तैयार
गन फायर कंट्रोल सप्लाई के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। पेटीएम, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पे अपडेट दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को फिर से 120 दिन के अंदर आवेदन करने को कहा था। इन्होंने पहले कहा था, हालांकि अब ये जो टाइमलाइन है वो आरबीआई ने बढ़ा दी है क्योंकि ओसीएल का जो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी खरीदी थी उससे सरकार से अप्रूवल मिलना था, वो अब तक नहीं मिला है। इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि आप पहले वो अप्रूवल ले लीजिएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपग्रेडेड पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से घरेलू तकनीक द्वारा संचालित होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते भी पेटीएम नजर में होगा। अब सन फार्मा, यहाँ पे विवाल्डिस हेल्थ एंड फूड में 60% के आसपास यानी कि 60% के आसपास का हिस्सा ये खरीद रहे हैं 143 करोड़ में। आगे जाके बचा कुछ 40% जो है उसको भी ये खरीदेंगे। एनिमल हेल्थ केयर में जो है विवालिड्स हेल्थ जो है वो कारोबार करती है। इसके अलावा इन्होंने एक अपडेट दिया है कि 2 मार्च को आईटी सुरक्षा घटना जो है वो इस कंपनी में हुई थी। कंपनी का मानना है कि इस घटना का असर आईटी सिस्टम पर देखने को मिलेगा। कुछ फाइल सिस्टम से डेटा जो है वो चोरी हुआ है, कुछ एम्प्लॉयज़ का है और साथ ही साथ कुछ पर्सनल डेटा जो है वो भी यहाँ से चोरी हुआ है। और घटना पे कंपनी जो है बिजनेस ऑपरेशन पे थोड़ा असर होगा, आय पे भी थोड़ा असर होगा। इसकी जांच जो है कंपनी पूरी तरह से कर रही है। रैमसनवेयर ग्रुप और ALPHV ब्लैक कैट ने इस घटना की जिम्मेदारी जो है वो ली है। एलिम्बिक फार्मा, यूएसएफडीए ने करखड़ी स्थित एक इंजेक्टेबल फैसिलिटी है उसकी जांच की थी और जांच के बाद 483 फॉर्म दे दिया गया है। साथ ही साथ कुछ माइनर ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पे सामने निकल के आए हैं। 16 से 24 मार्च के बीच में ये जांच हुई थी। ल्यूपिन कंपनी को यूएसएफडीए द्वारा जो एक फार्मा विजिलेंस जांच जो है वो पूरी करने की इन्होंने घोषणा की है और यहाँ पे किसी आपत्ति जो है वो सामने निकल के नहीं आई है। 20 से 24 मार्च के बीच में ये जांच हुई थी। साथ ही साथ कंपनी की पीतमपुरा में यूके MHRA ने जांच बिना किसी आपत्ति की पूरी कर ली है। और आखिरी में व्हील्स इंडिया स्टील स्ट्रिप व्हील्स जो है यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि चीन से आयात होने वाले फ्लैट बेस स्टील व्हील्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी समीक्षा जांच हो रही है। इन दोनों कंपनियों ने DGTR को जांच करने को कहा था और जांच की अवधि जो है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2022 तक की है, तो इसके चलते यहाँ पे आप नजर रखिएगा। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं खबरें आपके पास कौन सी हैं आज? गुड मॉर्निंग। जैसे कि फार्मा कंपनीज की बात हो रही थी, जाइडस लाइफ साइंसेज भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि US FDA ने कंपनी की जो अहमदाबाद फैसिलिटी है वहां पे इंस्पेक्शन किया था और पूरा होने पर 3 ऑब्जर्वेशन जारी किए, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जहां पे बोर्ड ने बटरफ्लाई गांधी मंडी के साथ मर्जर के लिए अब अप्रूवल दे दिया है। पहले मैं बात बताती हूँ, पिछले साल कंपनी ने बटरफ्लाई गांधी मंडी को एक्वायर किया था, 75% का स्टेक है कंपनी में। इसके अलावा जो रेशो सामने आ रहा है उसमें 5 शेयर्स अगर आपके पास बटरफ्लाई गांधी मंडी के तो आपको 22 शेयर्स मिलेंगे क्रॉम्पटन कंज्यूमर के। और इसके बाद इस पूरी प्रोसेस के बाद जो क्रॉम्पटन का हिस्सा है बटरफ्लाई गांधी मंडी में वो कैंसिल हो जाएगा। आइसेक हैवी इंजीनियरिंग, जहाँ पे कंपनी को करीबन 200 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट पावर की तरफ से, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने UCC USA के साथ कोलैबोरेशन और लाइसेंसिंग भी की है, तो ये स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। राइट्स, जहां पे कंपनी को करीबन 77 करोड़ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिला है। इसमें कंपनी JV पार्टनर के साथ इसे पूरा करेगी, जहां पे टोटल कॉस्ट करीबन 122 करोड़ की है, तो राइट्स पर भी रखनी है आपको नजर। NBCC, जहां पे सब्सिडरी HSCC इंडिया को करीबन 80 करोड़ का एक वर्क ऑर्डर मिला, तो पॉजिटिव न्यूज़ है NBCC के लिए। ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे कंपनी और PI अपॉर्चुनिटीज फंड लोटस सर्जिकल लिमिटेड का अधिग्रहण करने वाली है, जहां पे कंपनी 67% हिस्सेदारी खरीदेगी। 33 लाख शेयर से करीबन 232 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। ITC और गुडविल फिलिप्स भी जैसे टोबैको स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे क्योंकि अमेंडमेंट बिल से कुछ चीज़ें और सामने आई है, जहाँ पर तंबाकू, पान मसाला, गुटखा पर जो करंट एड वैलोरम लेवी के बजाय रिटेल प्राइस पर जो GST कॉम्पनसेशन जैसे उससे लगाया जाएगा, तो ये स्टॉक्स पर भी रखनी है आपको नजर। ओके, टोबैको स्टॉक्स वापस फोकस में। फार्मा के लिए तो ढेरों खबरें आई हैं और स्टॉक ऑफ द डे में तो सन फार्मा की बात हो ही चुकी है, तो फार्मा पर स्पेशली रखनी है नजर। फाइनल सेट ऑफ खबरें कुशल बताइए।
रिलायंस कैपिटल, इस पर ध्यान रखना है दीप, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जो इसकी लोन रिकवरी अमाउंट है वो इनकी लिक्विडेशन वैल्यू से नीचे जा सकती है। लिक्विडेशन वैल्यू करीबन 12,500 से 13,000 करोड़ रुपए लगाई गई थी और लेंडर्स को यहाँ पर जो लोन रिकवरी है वो लगभग जो 2 ग्रुप्स हैं, हिंदुजा ग्रुप और साथ ही टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स, उनकी तरफ से जो ऑफर्स हैं उसमें ये ऑफर में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो ऐसी खबर आ रही है। हिंदुजा ग्रुप ने लगभग 8,110 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए थे, ऑफर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये अब जो रेजोल्यूशन प्लान है रिलायंस कैपिटल को लेकर वो खटास में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहां पर एनसीएलटी से जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी और जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी के मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। एक्सचेंजेस को इन्होंने 16 मार्च को ही ऑलरेडी बता दिया था। जाइडस वेलनेस प्रमोटर्स जाइडस फैमिली ट्रस्ट ने यहां पर 5 लाख शेयरों की करीबन खरीदारी की है। 0.81% का यहां पर अधिग्रहण इन्होंने किया है 24 मार्च को ओपन मार्केट के जरिए। एशियन एनर्जी सर्विसेज, यहां पर प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर ऑयल मैक्स एनर्जी ने कंपनी में 0.42% हिस्सेदारी अपनी यहां पर बढ़ाई है और अब इनकी हिस्सेदारी 60% के पार होती हुई दिख रही है। बल डील्स में कैंपस एक्टिवेयर, यहां पर टीपीजी ग्रोथ ने अपनी पूरी हिस्सेदारी यहां पर बेच दी है। 7.62% इनकी हिस्सेदारी थी। तो कुल मिलाकर जो सेल साइज है वो लगभग 806 करोड़ रुपए का था। तो 2.32 करोड़ शेयर्स यहां पर बेचे गए हैं, जबकि खरीदार में सोसाइटी जनरल और फिडेलिटी ग्रुप शामिल है और लगभग इन दोनों मिलाकर 316 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। टीटीके हेल्थ केयर अंत में यहां पर एम कैप इंडिया फंड ने लगभग 2.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 910 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। लगभग 22 करोड़ का ये कुल साइज था, जबकि उसके अगेंस्ट में एबिकस एसेट मैनेजर ने यहां पर 2.47 लाख की खरीदारी की है 910 रुपए 54 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो इस वजह से ये दोनों स्टॉक्स बल डील के आधार पर आज भी फोकस में रहेंगे। टीटीके हेल्थ केयर ये इंटरेस्टिंग काउंटर है, इस कंपनी पर भी रखनी है नजर। आइए जानते हैं आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर क्या है व्यू एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए सन फार्मा फोकस में देगा क्योंकि क्रेडिट स्विस की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 950 से बढ़ाकर 1150 कर दिया है। 973 की क्लोजिंग है। इसके अलावा सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स जहां पर भी खास नजर रखेगा क्योंकि सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 294 की क्लोजिंग है, 350 का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि बटरफ्लाई के साथ जो मर्जर हो रहा है एसएस एनर्जी बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, ज्यादा बुलिश है, 377 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जीसीपीएल यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1090 से बढ़ाकर 1200 कर दिया, 951 की क्लोजिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक पर भी देखें तो कुछ अपग्रेड्स आए। नायका पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 206 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज भी अपने व्यू पर बरकरार है, खरीदारी की राय दी है, 138 की क्लोजिंग है, 200 रुपए का लक्ष्य दिया। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आज? फिनिक्स मिल्स यहाँ पर खास नजर रखनी है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 1282 की क्लोजिंग है, 1700 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं और माने इनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। एक्सपेंशन फेज खत्म हो चुका है और आगे रेंटल पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी आपको अगले 3 से 4 साल में बढ़िया देखने को मिलेगी, तो फिनिक्स मिल्स पर नजर रखेंगे। एसबीआई लाइफ यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1580 से घटाकर 1410 कर दिया है। हालांकि 1112 की क्लोजिंग है, तो अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफी अच्छी अपसाइड है। एचडीएफसी लाइफ पर भी जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 800 से बढ़ाकर 670 कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रू पर जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 580 से घटाकर 520 कर दिया है, 420 की क्लोजिंग है। और अंत में मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर भी देखिए जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 960 से घटाकर 800 कर दिया है, 620 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और हफ्ते की शुरुआत, भले साल का आखिरी हफ्ता हो लेकिन शुरुआत तो हो रही है। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। सुस्वागतम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी, आप शुरुआत करें, अपना पिक ऑफ द वीक बताएं। उससे पहले जो भी वीकेंड के बारे में आप बताना चाहते हैं बता दें, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगा अभी तो आप किसी न किसी सवाल के जवाब में जहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा उस सवाल का, उस बात का, वहाँ पे भी आप बताएंगे तो ही कि वीकेंड पे आपने क्या किया। तो पहले ही बता दें। अनिल जी कुछ नहीं, अनिल जी पहले तो सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी वीकेंड पर कुछ नहीं करा मैंने, तो अभी भी जस्ट कुणाल जी को कंप्लेंट करी है कि अनिल जी ये चीज बताइए, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर चल रहा है अनिल जी, नेशनल लेवल का है चार्ट कॉर्नर अनिल जी,
सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है कि वीकेंड पे इनका हालचाल पूछने की। अनिल जी ये वीकेंड पे बिल्कुल याद नहीं करते हैं, मतलब कि जब याद करता हूँ मैं याद करता हूँ, हाँ। जब मैं याद ना करूँ तो ये याद नहीं करते हैं। तो इनको मैं यही समझा रहा हूँ कि भैया ये नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे ही चार्ट करना है, वीकेंड पे भी मिला करो, याद करा करो। हाँ, वेरी बैड कुणाल जी। मतलब वैसे मैंने चेक करवाया था तो उनका कहना था कि मैं याद तो करता हूँ, बंसल जी को नहीं करता हूँ, अलग बात है, किसी और को करता हूँ। अब वो कौन हो रहे उसका पता आपको लगाना है। फिलहाल हम आपकी पिक ऑफ द वीक का पता लगाना चाहते हैं। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, वीकेंड पे मैंने बहुत अच्छी चीज करी। आपने पूछा अनिल जी, देखिए मैं ना आपको देखता हूँ अनिल जी काफी टाइम से। देखिए पुराने जमाने से जब आप आवाज पे थे, मैं एक ब्लू कलर की शर्ट पहन के डार्क कलर की टाई पहनी थी, आपने बड़े प्यार से बोला। फिर मुझे किसी ने बोला मस्ती ले रहे हैं, मैंने वो शर्ट टाई पहनी बंद कर दी। आपके अनिल जी मेरे को टाई के शर्ट के कॉम्बिनेशन काफी अच्छे लगते हैं और मैंने कितनी बार ऑन एयर भी बोला है। अब आप तो अनिल जी ट्रेंड हो गए हैं, तो आपको देख देख के अनिल जी मैं भी ट्रेंड हो रहा हूँ। और मैं भी देखिए अनिल जी एक नया कॉम्बिनेशन, ये ब्लैक शर्ट के ऊपर ये टाई वाई का अनिल जी कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है खुद। आपके पास तो बेस्ट ऑफ टीम भी रहती है, और टीम ना भी हो तो अनिल जी आपका तो खुद का दिमाग बहुत बढ़िया तेज दौड़ता है अनिल जी। तो आपसे इंस्पिरेशन लेके मैंने वीकेंड पर शर्ट टाई के कॉम्बिनेशन निकाले हैं जो मैं आगे चल के पहनूंगा अनिल जी। तो फिर मैं आपका नोटा समझूं, पूरा वीकेंड आपका इसी में गया होगा। नहीं अनिल जी, वीकेंड अनिल जी इस पे नहीं गया। पहले तो अनिल जी आपको धन्यवाद है, आपने सन फार्मा लिया 2-3 दिन पहले। अनिल जी सन फार्मा मेरा पिक ऑफ द डे था जी। मैं भी काफी बुलिश हूँ। और अनिल जी मैं देखिए आपने भी बोला ना ये साल का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, ये हफ्ता अनिल जी काफी समय बाद साल का आखिरी हफ्ता ऐसा आ रहा है जिसमें बड़ी कुश्ती होगी। मतलब कि डायरेक्शन किसी को भी क्लियर नहीं है, दोनों साइड की बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है और डाउन साइड के चांसेस ज्यादा है। और मैं अनिल जी कैश सेगमेंट से स्टॉक निकाल के लाया हूँ पेटीएम, जिसपे आप निचले स्तरों से आप बुलिश हैं, आप रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ा अप मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 25-30 रुपए का रिस्क है, 590 का स्टॉप लॉस लगाना है, 698 के एक एग्रेसिव टारगेट के लिए पेटीएम है मेरा पिक ऑफ द वीक। 198 ये है टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी पेटीएम में। बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिर आशीष जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8 मिनट के बाद बंसल जी ने बता दिया है उनकी पिक कौन सी है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए बंसल जी कह रहे हैं कि याद नहीं करते हैं। अनिल जी आप देखिए बंसल जी ने इतनी मेहनत करके जो टाई का कलर चुना अनिल जी, मैंने भी वही टाई पहनी है उसी कलर की। तो अनिल जी देखिए इस तरह का हमारी टेलीपैथी चल रही है। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नाइस। ईश्वर आपके मित्रता को और बढ़ाए, हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर। अनिल जी देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा कम्युनिकेशंस, जिस पर पहले मैंने राकेश जी ने मिलकर के भी खरीदारी की राय दी है। और इसमें वजह अनिल जी ये है कि टाटा कम्युनिकेशंस के चार्ट पर एक मेजर सपोर्ट है जहां से स्टॉक को वापस से कुछ बल मिला है, वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और एक मेजर बेस बन चुका है। तो मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन वापस अपने रिसेंट हाइस को रिक्लेम करेगा। 1260-1290 के लक्ष्य के लिए टाटा कम्युनिकेशंस में बाय करें, 1200 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। तो ये है अनिल जी पिक ऑफ द वीक। 1200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे टाटा कम्युनिकेशन 1260 और 1290 के टारगेट के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। अनिल जी पिक ऑफ द वीक रहेगी SRF, जिसमें खरीदारी करके चलना है। पिछले हफ्ते बाजार में जिस तरह की फ्राइडे को वीकनेस देखने को मिली थी, उसके बावजूद स्टॉक ने अपने जो गेन्स हैं उनको होल्ड किया और एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। मेरा मानना है इस हफ्ते अगर बाजार में थोड़ी भी स्टेबिलिटी लौटती है तो ये स्टॉक अच्छी अपसाइड की मूव दिखा सकता है। 2381 रुपए का स्पॉट में क्लोज है अनिल जी, तो SRF में खरीदारी करेंगे 2450-2460 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2340 यानी कि 2340 के स्टॉप लॉस के साथ SRF रहेगा मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। वंडरफुल, SRF खरीदें, 2340 स्टॉप लॉस, 2450, 2460 टारगेट। जैन साहब है तैयार। जैन साहब स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। लास्ट वीक के पहले मैं एक बार अपडेट देता हूं। और लास्ट वीक मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एक सेल कॉल लाया हूं। ये प्योरली कई बार बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिस्ट सेल कॉल कैसे दे सकते हो, तो इंट्राडे एफएनओ की पिक है, वो टेक्निकली निकाली गई है और टायर्ड स्टॉक्स भी टायरिंग दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को सेल कॉल के तौर पे दिया।
और पोजिशनल पिक के तौर पे आर सिस्टम्स, जहां पे कॉर्पोरेट एक्शन टाइप का चल, और ऐसे मार्केट्स में ऐसे टाइप के स्टॉक्स को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। और आर सिस्टम्स मैंने जेम्स भी कवर किया है और आगे भी करता, मगर उसका टारगेट वहां पे अचीव नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजिशनल में चुना है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां पे बाईबैक वो डीलिस्टिंग का चल रहा है और प्राइस रिविजन भी चल रही है। और फार्मा की आज बातें हो रही है, और जेबी केमिकल्स एंड फार्मा मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। और इस हफ्ते में भी देखिए मेरे पास बहुत कम स्टॉक्स है, जनरली हर बार तो लिस्ट बड़ी होती है, इस बार नहीं है। तो एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये है मेरी पिक ऑफ द वीक, मतलब मेन पिक अगर बात करें तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है। और दूसरा है नवीन फ्लोराइन, जो कि अगेन एक अच्छा स्टॉक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए सन फार्मा की सबने बात की, एक डॉक्टर रेड्डीज, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है, तो इसलिए डॉक्टर रेड्डीज और नवीन फ्लोराइन और एक तरफ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक जहां पर एक्शन रहेगा भरपूर। जिनसे आपकी पसंद के शेयर हैं आज के लिए, इस हफ्ते के लिए क्राफ्ट्समैन, नवीन फ्लोरिन, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पे करें आप खरीदारी। ये राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ढेर सारे स्टॉक सेक्शन एक फार्मा स्टॉक जैन साहब की तरफ से भी आ गया। हाँ, फार्मा शेयर आ गया जैन साहब की तरफ से। आइए एक और स्टॉक जो सुर्खियों में रहेगा उन पर फोकस किया जाए, और जैन साहब आपको इस पर भी राय देनी है और बाकी डिफेंस शेयरों पर भी। BEL, भारतीय सेना और नेवी से 4,300 करोड़ के 2 ऑर्डर मिलने की खबर आई है। बताएं सर, क्या है व्यू आपका, खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल। फ्राइडे वाले इवनिंग शो में भी इसके ऊपर एक सवाल आया था और मैंने वहां पे भी ये राय दी है कि देखिए काफी नीचे आ चुका स्टॉक, और सबसे बढ़िया बात है स्टॉक मुझे पहले से बहुत पसंद है। और डिफेंस सेक्टर पे देखिए सरकार का जिस तरीके से फोकस था, और हमने देखा जिस तरीके का HAL को भी रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे लगता है कि कहीं भी घबराना नहीं है, जस्ट बिकॉज करेक्शंस आर हैपनिंग एंड बट फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। और सरकार के जो बजट्स एलोकेशन आ रहे हैं डिफेंस के ऊपर, 85 to 90 ये एक रेंज होगा जहां पे ये सपोर्ट लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूं कि 75 to 80 है। बट ठीक है, यहां से काफी नीचे, वो भी ऐसा नहीं है, बट अभी ऐसा ही देखना पड़ता है स्टॉक्स में, क्योंकि करेक्शंस कई बार डीप आ जाते हैं, तो वैसे ही शार्प हाइक राइज भी आता है जब भी मार्केट्स का माहौल ठीक होता है। सो एनीवेज, जिन्होंने भी ले रखा वो होल्ड करके रखे, फ्रेश खरीदारी को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में स्टैगर्ड वे में लें, दैट कैन बी अराउंड 80-85। ये है आपके लिए BEL। हालांकि एक रेंज में इनफैक्ट थोड़ा दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। जब से इसका स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था तब से कुछ ज्यादा एक्शन इसमें रहा नहीं है। कुणाल जी एक बार चार्ट्स भी देख लें, क्योंकि रिसेंटली अच्छे ऑर्डर विंस आए हैं BEL के लिए, बट स्टॉक पर वैसा रिएक्शन नहीं दिखा है काफी टाइम से। देखिए बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक को अगर आप देखें तो एक नीचे की तरफ का ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ 90 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, और 90 का लेवल स्टॉक ने कुल मिलाकर 2-3 दफे होल्ड किया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स होल्ड कर पाता है स्टॉक, तो वापस से आपको 96-98 के दाम देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है 90 से नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, मुझे लगता है 96-97 के दाम भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए BEL, नजर रखिए इस पर। देखते हैं आज खबर पर एक बाउंस बैक आता है, यानी काफ़ी एक्टिव रहा है डाउनसाइड की तरफ चार्ट। देखते हैं रिवर्सल आएगा यानी। पेटीएम, इसके लिए भी इंटरेस्टिंग खबर है। पेटीएम ने अपना पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पर अपडेट दिया है। 120 दिन यानी कि पिछले आने वाले 4 महीने में फिर से आवेदन दिया जाएगा। ये जो समय सीमा बढ़ी है वापस रीअप्लाई करने के लिए, इस पर कंपनी का अपडेट आया है। साथ ही एक अपग्रेडेड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया। तो कुछ अपडेट्स आए हैं पेटीएम को लेकर। रिसेंटली स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी हुआ था। हिमांशु जी, चार्ट्स क्या कहती हैं 620 पर पेटीएम? दीप, लोअर लेवल से स्टॉक ने एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, और मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक हायर हाई हायर लोज का सीक्वेंस बनाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशंस अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से है, तो मेरा आज के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग रहेगा 603-605 रुपए का। फ्रेश खरीदारी अगर आज की जाए तो उसके लिए स्टॉप लॉस 615 रुपए का लगाया जा सकता है। अपसाइड में अगर स्टॉक 635-640 का हर्डल पार करता है, स्पेशली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो मुझे लगता है कि मोमेंटम फर्दर बिल्ड हो सकता है और आने वाले दिनों में स्टॉक 660-680 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म सेटअप पॉजिटिव नजर आता है। ओके, ये है आपके लिए पेटीएम, शॉर्ट टर्म सेटअप पॉजिटिव है। खबर भी इनके लिए ज्यादातर अच्छी ही आई है। ढेरों और फार्मा स्टॉक्स आज फोकस में। सन फार्मा की तो हमने बात कर ही ली, डॉक्टर रेड्डीज जैन साहब को पसंद है। अलेम्बिक फार्मा, बंसी जी इस पर देखें, एक ऑप्थेल्मिक फैसिलिटी की जांच की गई थी, इंजेक्टेबल्स भी बनाए जाते हैं यूएसएफडी की तरफ से। एक माइनर ऑब्जर्वेशन आया है, फॉर्म 483 जारी हुआ था, जो कंपनी कह रही है कि कामकाज की इंटेग्रिटी या डेटा की इंटेग्रिटी को लेकर नहीं है। चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि फ्राइडे को टुवर्ड्स एंड एक शार्प गिरावट आई थी अलेम्बिक फार्मा में सर?
दीपांशु, चार्ट्स खराब हैं। वंस अपॉन अ टाइम वायदा बाजार के अंदर भी था, उससे बाहर निकल चुका है और टेक्निकली ट्रेंड डाउन है। एक ही चीज पॉजिटिव है दीपांशु, 465 470 एक अहम सपोर्ट है, बट सपोर्ट को मद्देनजर खरीदारी की राय नहीं है। जो लोग लेके फंसे हुए हैं, मतलब कि 465-70 के सपोर्ट जोन पे नजर रखें। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो काफी दिक्कत देखने को मिलेगी और काफी बड़ा ब्रेकडाउन होगा। तो 465 के नीचे एग्जिट की राय है, किसी तरीके की खरीदारी की राय नहीं है। ओवरसोल्ड है, कोई पुल बैक आता है तो पुल बैक को यूज करना चाहिए निकलने के लिए। तो ये है आपके लिए एलेम्बिक फार्मा, पुल बैक पर निकलने की कोशिश करिए। एक व्यू जरा लुपिन पर भी ले लेते हैं। हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, कुछ खबरें आई थी, स्टॉक में वैसा एक्शन रिसेंटली देखने को मिला नहीं है। कुणाल जी, लुपिन का चार्ट क्या कहता है? यहाँ पर यूएसएफडीए की एक जांच भी हुई थी और बिना आपत्ति के जारी हुए, तो अच्छी खबर आई है। प्रीतमपुर यूनिट में यूके की एमएचआरए ने जांच करी थी, वहां पर भी कोई आपत्ति नहीं पाई गई। तो दो अच्छी खबरें लुपिन के लिए। देखिए, पिछले सप्ताह दीपांशु ऐसा लग रहा था कि लुपिन में एक अच्छा मूव आएगा, एक बेस भी बन रहा था, लेकिन फिर ब्रेकडाउन दोबारा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मौजूदा स्तरों के आसपास यानी कि 640 के आसपास स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि इन स्तरों से वापस से एक पुल बैक अटेम्प्ट हो। एक डाइवर्जेंस क्लियरली चार्ट पर नजर आ रही है लुपिन के, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों के आसपास ही कहीं बेस बनना चाहिए। मोमेंटम कुछ स्टॉक पकड़ेगा तो फिर इस पर खरीदारी की राय देंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें। स्टॉक अगर कुछ ताकत दिखाता है तो इसमें दोबारा खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए लुपिन। तो चलिए, फार्मा आज काफी एक्टिव रह सकता है ट्रेड में।